हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई पर कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर हमारी एटॉमिक रेडियाई डिपेंड करती है। इन सब की बात आज अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि बाबा जी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है। एटॉमिक रेडियाई को अगर मैं डिफाइन करूं तो कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, जैसे कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये मेरी शेल्स हैं, ठीक है, शेल्स हैं। सपोज ये मेरी जो सेल है ये वाली, ये मेरी वैलेंस शेल है या आउटर मोस्ट शेल है। क्या है ये मेरी आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट या फिर अपन इसे क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल है या हमारी वैलेंस शेल है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है, वही क्या कहलाती है भाई, रेडियस कहलाती है। ठीक है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वही क्या है, हमारी एटॉमिक रेडियाई है। आज अपन यहाँ पर अपन को उसको डिफाइन करना पड़े तो कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसी को अपन ने रेडियाई नाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की रेडियाई की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास आ रही है वो है हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई या कोवेलेंट रेडियस जिसे कहते हैं। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास दो एटम है जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। ठीक है, दो एटम है जो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। इनका ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस। अब इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लेते हो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, इसका अगर आप हाफ कर देते हो, इसका अगर आप हाफ कर देते हो, तो ये जो डिस्टेंस निकला है, ये जो डिस्टेंस निकला है, वही हमारा आर कोवेलेंट कहलाएगा। ये जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या कहलाएगा, आर कोवेलेंट। मतलब ऐसे दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, उनका आप क्या करो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर दो, हाफ कर दो, तो वही आपका क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम बॉन्डेड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियाई। इसे अपन कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास जो रेडियाई आती है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आ जाती है। वो कौन सी रेडियाई है हमारे पास, वो है हमारे पास मेटेलिक रेडियाई। नेक्स्ट दूसरी जो रेडियाई आ रही है हमारे पास, वो है हमारे पास मेटेलिक रेडियाई। दूसरी कौन सी है हमारे पास, मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है यार हमारे पास कि हम कोवलेंट बॉन्ड को समझ लेते हैं कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, आयनिक को समझ लेते हैं कि इक्वल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन ये मेटेलिक बॉन्ड समझ नहीं आता कि मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड को समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक टर्म यूज कर रहा हूँ, जिस टर्म का नाम है कर्नल। ठीक है, कर्नल, KERNEL, कर्नल। ठीक है, आर्मी वाला कर्नल नहीं है, ठीक है, नहीं तो ठीक है, वो कर्नल नहीं है। ठीक है, तो ये कर्नल क्या होता है, कर्नल होता है रिमेनिंग 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 पार्ट ऑफ एटम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम आफ्टर रिमूविंग आफ्टर रिमूविंग वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इज कॉल्ड कर्नल, इज कॉल्ड कर्नल। आप क्या करो, एक एटम लो, ठीक है, ये एटम है, ठीक है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, नॉर्मल सी बात है, शेल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ये सपोज आपकी क्या है, ये वैलेंस शेल है, ये आपकी क्या है, वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अब आप क्या करते हो, इस शेल को हटा देते हो, इस शेल को क्या करते हो, हटा देते हो। ठीक है, इस शेल को मैंने क्या किया, हटा दिया, ये हटा दिया भाई, ये हटा दिया। तो ये जो पार्ट बचा हुआ है, ये जो पार्ट बचा हुआ है, ये हमारा कर्नल कहलाता है। ठीक है, मतलब एक एटम लो, उसकी वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा दो, तो जो बचा हुआ पार्ट है वही क्या है, हमारा कर्नल है। अब मेरे को एक बात बताओ यार, कि जो कर्नल है वो पॉजिटिव पार्ट रहेगा या नेगेटिव पार्ट रहेगा। एक न्यूट्रल एटम में, एक न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपने क्या करा है, वैलेंस शेल को हटा दिया, वैलेंस शेल को जैसे ही हटाया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हट गए,
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हट गए तो वैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ठीक है, अब न्यूट्रल देखो, न्यूट्रल में अगर मैं बात करूं, न्यूट्रल अगर एटम है आपका, न्यूट्रल अगर एटम है तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कम कर रहे हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कम करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वैसे ही क्या हो जाएंगे भाई, बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो कर्नल होता है हमारा, याद रखना है, ये क्या होता है हमारा, पॉजिटिव पार्ट होता है। अब ये पॉजिटिव पार्ट होता है। तो अब एक्चुअल में होता क्या है कि एक एटम का कर्नल, ये आपका एक एटम का क्या है, कर्नल पार्ट है, और दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक एटम है भाई, ठीक है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये वैलेंस शेल है। ठीक है, ये क्या है, हमारी वैलेंस शेल है, ये हमारी वैलेंस शेल है। ठीक है, इसके में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इनके बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इसे अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, किस किस के बीच में लग रहा है, किस किस के बीच में लग रहा है, ये लग रहा है कर्नल ऑफ वन एटम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कर्नल ऑफ वन एटम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम के बीच में लगे, तो ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, ऐसी बॉन्डिंग को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। क्या है ये, मेटेलिक बॉन्डिंग, ये है मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक रेडियाई, या सबसे पहले अपन ने मेटेलिक बॉन्डिंग समझना, मेटेलिक बॉन्डिंग को समझने के लिए अपन ने कर्नल पढ़ा। कर्नल क्या होता है कि एक एटम लो, उसमें से वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा दो, जो पार्ट बचा है वो क्या है, कर्नल है। अब जो कर्नल है वो पॉजिटिव पार्ट होता है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपने क्या करा है, वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया है। ठीक है, वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हटाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम होंगे वैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और तो कर्नल हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। अब कर्नल ऑफ वन एटम एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझना कि मेटेलिक मेटेलिक जो रेडियाई होती है वो अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं। अपन डिफाइन करते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मेटेलिक रेडियाई को मैं डिफाइन करना सिखा रहा हूं भाई। ठीक है, कभी आए आपके पूछे कोई कि मेटेलिक रेडियाई क्या होती है, तो इसे फेंक कर मेटेलिक रेडियाई मारना भाई। ठीक है, कुछ इस तरह से मेटेलिक रेडियाई को अपन समझ सकते हैं कि हाफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस between between two atoms, between two atoms bonded by metallic bond, bonded by metallic bond is called मेटेलिक रेडियाई। उसे अपन ने क्या बोला, मेटेलिक रेडियाई बोला। ठीक है, इस पॉइंट को समझा, मैंने यहां पर क्या बोल दिया है कि दो एटम है जो क्या कर रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड से बॉन्डेड है, उनके डिस्टेंस का आप हाफ कर दो, उनके डिस्टेंस का हाफ कर दो, ये कर्नल का हाफ और ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन का हाफ। यहां पर जो आधा पार्ट आने वाला है, ये वाला पार्ट, इसका आधा कर दो, तो ये जो पार्ट कहलाएगा वो आपका आधा आधा पार्ट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक रेडियाई कहलाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम बॉन्डेड बाय द मेटेलिक बॉन्ड इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियाई कहलाता है। ठीक है, तो आज अपन ने मेटेलिक बॉन्ड भी सीख लिया है कि मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है, मेटेलिक रेडियाई क्या होती है ये भी समझ लिया है। अब जो थर्ड नंबर के हमारे पास जो रेडियाई आ रही है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है, थोड़ी सी कौन सी अलग होने वाली है, तो उसकी बात कर लेते हैं। ये है हमारे पास वंडरवॉल रेडियाई। कौन सी है, वंडरवॉल रेडियाई। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स आपने देखा होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है ये, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास इनर्ट गैसेस होती हैं, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ये हमारा हीलियम है। ठीक है, एक और हीलियम एटम आ गया ये। ठीक है, इनके बीच में क्या लग रहा है, एक वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसे। ये जो फोर्स है ये है वंडरबॉल बॉन्ड, वंडरबॉल बॉन्ड। ठीक है, अब आप क्या करो, दो एटम जो वंडरबॉल से बॉन्डेड हैं उसके डिस्टेंस का क्या कर दो, आधा पार्ट कर दो, तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका वंडरबॉल हो जाएगा। ये आपकी क्या है, आर वंडरबॉल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, आर वंडरबॉल। ठीक है, आर जो देखो, अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, बॉन्डिंग किसकी कितनी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा आयनिक होती है, देन कोवेलेंट, देन मेटेलिक और देन वंडरबॉल। ऐसा देखा गया कि जो आर वंडरबॉल होती है ना, आर वंडरबॉल वो होती है 2 into आर कोवेलेंट, आर कोवेलेंट से दुगनी होती है।
ठीक है, मतलब इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एटम दूर दूर है, अगर एटम दूर दूर हैं तो उनकी रेडियस क्या होने वाली है, उनकी रेडियस बहुत ज्यादा आने वाली है। ऐसा देखा गया कि आर वंडरबोल्ट जो रेडियस होती है वो 2 टाइम्स होती है आर कोवेलेंट के। ठीक है, ये बात हुई वंडरबोल्ट रेडियस की। अभी तक अपन 3 रेडियस की बात कर चुके हैं। पहली अपन ने पढ़ी कोवेलेंट, दूसरा मेटेलिक और तीसरा वंडरबोल्ट। और लास्ट आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आयोनिक रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास आयोनिक रेडियाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई की जब हम बात कर रहे हैं मतलब आयंस की बात कर रहे हैं, और आयंस की बात कर रहे हैं तो 2 टाइप के आयंस होते हैं, एक होता है हमारे पास कैटायन और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास एन आयन। ठीक है, अब कैटायन किस तरह से बनता है, देखो कि जैसे ये सोडियम है, उसने क्या किया भाई, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और Na पॉजिटिव बना लिया, तो ये कैटायन बन चुका है। एनायन किस तरह से बनता है, ये फ्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और F नेगेटिव बना लिया। ठीक है, अगर मैं इस सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो सोडियम की कितनी होती है 281। ठीक है, और Na पॉजिटिव की कितनी हो जाएगी 28। ठीक है, अब ये Na पॉजिटिव में जैसे ही आया इसकी नेट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई भाई। ठीक है, अब फ्लोरीन की बात करें तो कितनी होती है 27, और यहाँ पर F नेगेटिव की कितनी है 28, ये भी नेट गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लिया। अब इन दोनों का अगर मुझे Na पॉजिटिव F और F नेगेटिव दोनों का अगर Z इफेक्टिव कंपेयर करना है, ठीक है, Z इफेक्टिव कैटायन और उसके न्यूट्रल एटम का हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने की बात कर रहा हूं, Z बाय ई रेशो से कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं इनकी अगर बात करूं, सोडियम में Z कितना है 11। ठीक है, E कितना है 11। ठीक है, तो इसका Z इफेक्टिव 1 आने वाला है, इसका कितने आने वाला है 11 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1.1 आने वाला है। तो Z इफेक्टिव किसका ज्यादा आने वाला है, Z इफेक्टिव ज्यादा आ रहा है भाई, Na पॉजिटिव का Z इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू Na। अब यहाँ पर F और F नेगेटिव में बात करूं तो Z कितना है इसका 9 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 9, तो 1 आने वाला है। तो यहाँ पर अगर बात करें Z इफेक्टिव 9 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0.9। तो Z इफेक्टिव जो है वो फ्लोरीन का ज्यादा है एज कंपेयर टू F नेगेटिव। अब बात समझना कि अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है मतलब न्यूक्लियस जो है वो, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर है वो ज्यादा है। अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी तो वो शेल को अपने पास बुलाएगा, और शेल को अपने पास बुलाएगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी क्या होगी, कम होगी। अगर Z इफेक्टिव और एटॉमिक रेडियाई में अगर हम कंपेयर करें ना, तो इनवर्सली रिलेशन आता है कि अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और Z इफेक्टिव कम हुआ तो रेडियाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। थोड़ा सा ऐसा सोचना है अपन को कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काम कर रहा है, अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काम कर रहा है तो आउटर मोस्ट शेल को वो अपने पास बुला लेगा, और अपने पास बुलाएगा तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही दूरी कम होगी वैसे ही हमारी रेडियस कम हो जाएगी। तो अगर हम साइज की बात करेंगे तो साइज की बात अपन ऐसा कर सकते हैं कि जो Na की साइज है वो हमेशा क्या होने वाली है, Na पॉजिटिव से ज्यादा होने वाली है, और यहाँ पर जो साइज है वो F नेगेटिव की वो क्या होने वाली है, F से ज्यादा होने वाली है। तो यहां पर अपन कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। पॉइंट क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट अपन ने ये लिखा है कि कैटायन और उसके न्यूट्रल एटम का Z इफेक्टिव हम कंपेयर कर सकते हैं Z बाय ई रेशो से। और दूसरा हमेशा ये ध्यान रखना है कि साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम, एंड साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम। क्योंकि जब अपन ने Z इफेक्टिव पढ़ा था तो इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट लिखा था। क्या पॉइंट लिखा था कि Z इफेक्टिव ऑफ कैटायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम, एंड Z इफेक्टिव ऑफ एनायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से काउंटर अटैक कर रहे हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अपन एक पॉइंट लिख सकते हैं कि Z इफेक्टिव, पहला पॉइंट आ रहा है Z इफेक्टिव ऑफ न्यूट्रल एटम and its ion can be कंपेयर बाय Z बाय ई रेशो, Z बाय ई रेशो से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ रहा है साइज ऑफ कैटायन is always greater is always smaller than that of neutral atom, while
size of anion is always greater than that of neutral atom। देखो अपन ने जब Z इफेक्टिव पढ़ा था तो Z इफेक्टिव में दो चीजें पढ़ी थी। क्या चीजें पढ़ी थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। Z इफेक्टिव में अपन ने ये देखा था, Z इफेक्टिव में अपन ने ये देखा कि Z इफेक्टिव जो सोडियम Na पॉजिटिव का है वो हमेशा Na से ज्यादा होगा, और F का हमेशा क्या होगा, F नेगेटिव से ज्यादा होगा। और वहीं साइज की अगर बात करी तो साइज में ये बोला कि न्यूट्रल एटम का हमेशा साइज क्या होगा, ज्यादा होगा कैटायन से, और एनायन का हमेशा साइज ज्यादा होगा न्यूट्रल एटम से। इसकी बात कर ले, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट है, क्योंकि Z इफेक्टिव और एटॉमिक साइज एक दूसरे के अपोजिट चलने वाले हैं, एक दूसरे के इनवर्स चलने वाले हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से चलने वाले हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ चुका है। आज अपन ने क्या क्या बात कर ली, आज अपन ने रेडियाई की बात करी। सबसे पहले तो रेडियाई क्या होती है, फिर अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियाई पढ़ा कि कोवेलेंट रेडियाई क्या होती है, ठीक है, मेटेलिक रेडियाई क्या होती है, वंडरवॉल रेडियाई क्या होती है, और आयनिक रेडियाई क्या होती है। अब यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट और आता है, कॉन्सेप्ट ये आता है कि किसकी साइज सबसे ज्यादा होने वाली है, ठीक है। अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं कि स्ट्रेंथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें कितनी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद कौन सा होता है, कोवेलेंट होता है, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है, उसके बाद मेटेलिक आ जाता है, उसके बाद मेटेलिक आ जाता है, और सबसे लास्ट में वंडरबॉल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैं साइज की बात करूं कि किसकी साइज ज्यादा होगी, अगर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुई तो एटम मॉलिक्यूल जो आयंस होंगे, जो कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो रेडियाई भी क्या आने वाली है, कम आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रेडियाई आने वाली है वो आने वाली है आर वंडरबॉल रेडियाई, सबसे ज्यादा आने वाली है आर वंडरबॉल रेडियाई, सबसे ज्यादा आने वाली है। देन हमारी मेटेलिक रेडियाई आने वाली है, देन हमारी क्या आने वाली है, मेटेलिक रेडियाई आने वाली है। देन हमारी कोवेलेंट रेडियाई आने वाली है, देन हमारी कोवेलेंट रेडियाई आने वाली है, और लास्ट में हमारी क्या आने वाली है, आयोनिक रेडियाई आने वाली है। देन हमारी लास्ट में आयोनिक रेडियाई आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रेडियाई एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। नॉर्मल सी बात है यार कि अगर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो जो दूरी होगी एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयंस के बीच में, वो क्या होगी, कम होगी। और जितनी दूरी कम होगी उतनी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने आज सीख लिया है कि चार टाइप की रेडियाई किस तरह से कंपेयर करते हैं। आयनिक रेडियाई में दो पॉइंट याद रखने हैं कि जेड इफेक्टिव न्यूट्रल एटम और उसके आयन का, ठीक है, उसी का आयन होना चाहिए। हम जेड इफेक्टिव कंपेयर कर सकते हैं जेड वाई ई रेशो से। और दूसरा पॉइंट कि साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम एंड साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ न्यूट्रल एटम, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इतनी सारी बात आज अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक रेडियाई को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और चीजें सीखेंगे। लेकिन जाने से पहले क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।